नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। लाडली बहना योजना, ये योजना जब से घोषित हुई, यानी कि इस योजना की जब से घोषणा हुई तब से ही चर्चाओं में है। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा जिले के कुरवाई से जनता के लिए कई बड़े तोहफे और सौगातें पेश की हैं। खास बात यह रही कि उन्होंने लाडली बहना योजना के तहत दीपावली के बाद प्रत्येक लाभार्थी बहना को 1500 रुपए प्रति माह देने का बड़ा वादा कर दिया है, जो कि पहले भी एक बार भी घोषणा कर चुके हैं। यह राशि प्रदेश की करोड़ों महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन की भी बात कही। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विदिशा के कुरवाई से कई बड़ी सौगातें दी हैं। देश भर में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। पूरा देश माता की पूजा अर्चना कर रहा है, तो ऐसे में भला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महिलाओं को कैसे भूल सकते हैं। सीएम मोहन ने कुरवाई में भावांतर योजना का भी ऐलान किया। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सौगात भी आज सीएम मोहन ने दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाई दूज से महिलाओं के खातों में 1500 रुपए देने की घोषणा की है। हमारी सरकार ने चुनाव के पहले ही कहा था कि हम धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3000 रुपया महीना तक देंगे। तो इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज पे 1500 रुपया महीना आपके भी चालू करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को लाडली बहना योजना की राशि का लाभ मिलता है, लेकिन साथ ही हर त्योहार में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शगुन के तौर पर लाडली बहनाओं को देते हैं। इस बार भी महिलाओं को यही उम्मीद थी, जिसे सीएम ने कुरवाई में पूरा किया, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर वोट की राजनीति के आरोप लगा रही है। कब तक बहलाएंगे आप आम जनता को? कब तक आप बहनों के साथ मजाक बनाएंगे? 2 साल हो गए, 3000 का आपने वादा किया था और अब कह रहे भाई दूज पे हम 1500 रुपए देंगे। 2 साल हैं, हो गए आपकी सरकार बने, और बाकी के 1500 रुपए बोले शीघ्र देंगे। तो 2 साल लग गए आपको यहां तक पहुंचने में, और बाकी पता नहीं कितना समय लगाएंगे। क्या चुनाव का इंतजार करेंगे कि चुनाव आएगा फिर हम कुछ देंगे? लाडली बहना योजना 2023 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। दूसरी प्रदेश की सरकार ने भी इस योजना को अलग अलग तरीके से अपनाया है, जिसका उन्हें फायदा भी मिला। दूसरी तरफ वोट के खातिर सरकारी योजना और बढ़ते चुनावी बोझ को कम करने की बात भी हो रही है। कुल बजट 28% सरकार वादों को पूरा करने में खर्च होता है। ऐसे में सरकार लाडली बहना को 3000 रुपए देने का वादा भी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस वादे को पूरा करने के लिए सरकारी बोझ को कैसे कम करती है। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। और चलिए, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमें डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल कांग्रेस से ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ शिवम शुक्ला जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में। और सबसे पहले शिम्पी जी, आपसे सवाल कि जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चरणबद्ध तरीके से सरकार बनने के साथ ही यह घोषणा कर दी थी कि 5 सालों में हम धीरे धीरे करके 3000 तक पहुंचेंगे, और उसी की एक कड़ी है 1500 रुपए भाई दूज से मिलने शुरू होंगे। तो अब इस विषय पर बयानबाजी क्यों? देखिए, लाडली बहना योजना जो है वो मध्य प्रदेश में लाडली वादा योजना में परिवर्तित हो चुकी है। यदि आपको याद होगा तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस प्रदेश की बहनों से ये वायदा किया था कि चुनाव के पहले वो उन्हें 1000 रुपए की राशि देंगे, और यदि उनकी सरकार पुनः बन जाती है तो सरकार बनते ही उन्हें 3000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि लाडली बहना योजना ने भारतीय जनता पार्टी को एक पॉलिटिकल माइलेज दिया, और वो भाजपा जो इस बार पुनः शासन में नहीं आने वाली थी उसे इसी योजना ने पुनः सत्तासीन किया। अब आप देखते जाइए क्रमबद्ध तरीके से, पहले तो इन्होंने इस योजना में पंजीयन बंद कर दिए। लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं, इसमें कोई भी नया पंजीयन नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके इन्होंने असंख्य महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया है। कहीं ये आय की बात करते हैं, कहीं आयु की बात करते हैं। साथ ही इस योजना के बीच में ये 2 नए क्लॉज और लेके आ गए, जहां इन्होंने कहा कि हम केवाईसी का भी एडिशन करेंगे, और साथ में इसको समग्र आईडी से भी संलग्न करने के लिए उन्होंने बात करी। यानी
ही जिन महिलाओं का यदि बैंक खाता किसी वजह से बंद हो गया है तो वो अपात्र घोषित हो जाएंगी। किसी महिला की कोई जानकारी अपडेट नहीं हुई है तो वो अपात्र घोषित हो जाएगी। जी। साथ ही 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ हमारा मध्य प्रदेश है। पिछला कर्जा पटाने के लिए नया कर्जा ले रही है मोहन सरकार। और एक तरफ इन्हीं के विधायक हरि सिंह सप्रे ये कहते हैं कि जो लाडली बहनों को ये पैसा दिया जा रहा है ये फ्री फंड में इनको बांटा जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम किश्त बढ़ा रहे हैं। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं समझ पा रही है कि लाडली बहना योजना को लेकर ये करना क्या चाहते हैं, और ये सिर्फ महिलाओं को पूरी बयानबाजी, भाषण और वायदे कर ठग रहे हैं। ठीक है, और साथ ही इनके ठीक है, बिल्कुल। जिस तरह से बयानबाजी की बात करें तो बयानबाजी तो दोनों तरफ से होती है। शिवम जी, फिर से अब सरकार अपना वादा पूरा करने की तरफ बढ़ रही है। भले ही आधा वादा अभी पूरा होने जा रहा हो, लेकिन आशा है कि जल्द से जल्द पूरा होगा। शिवम जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक नहीं अनेक अवसरों पर कहा है कि चुनाव के दौरान जो भी हम जनता के बीच वादे करके गए थे उनको सिलसिलाबद्ध ढंग से हमारी सरकार पूर्ण करने का काम करेगी। संकल्प पत्र में लगभग 60% हिस्से पर तेज गति के साथ काम शुरू हो चुका है। लगभग 50% के आसपास काम में हमने कहीं ना कहीं सफलता को भी हासिल किया और शेष काम को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि लाडली बहनों को 3,000 रुपये हमने बोला था कि हम सरकार राशि की व्यवस्था करते हुए समयबद्ध तरीके से बढ़ा देंगे, तो 1250, फिर 1500 और आने वाले वक्त में इस राशि को लगातार एक विस्तार दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपना देखे, जो कर्ज माफी का वादा 10 दिन की समय सीमा के भीतर करने का वादा करके सरकार में आई थी, और क्या हुआ उस वादे का? सरकार गिर गई 15 महीने के संघर्ष के पश्चात। तो कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित है। दूसरा, शिल्पी अग्रवाल जी ने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी और कर्ज इत्यादि चीजों की बात, कर्ज और जीएसडीपी को लेकर के आरबीआई के कुछ प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस है, मध्य प्रदेश की सरकार ने सदैव उनका अनुपालन किया है। कर्ज और जीएसडीपी के बीच जो रेशियो दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान लगभग 31.8% का था, वो आज घट करके 27.6% का रह गया है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्ज और जीएसडीपी के बीच की खाई को कम किया है, और इस दौरान हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बढ़ा, और बाकी चीज़ें भी लगातार, हम चाहे हमारी कल्याणकारी योजनाएं हो, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की योजनाएं हो, ये तमाम चीज़ें जनता को पहुंचाते हुए चले गए। तो यह जो कदम उठाया गया है, यह मध्य प्रदेश की सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में जो हमारी सरकार का एक अभूतपूर्व कमिटमेंट है उसका परिचायक है, और लगातार हम अपनी इसी सोच और इसी मानसिकता का परिचय देते हुए तमाम तरीके से बहनों को लाभान्वित करते रहेंगे। बिल्कुल, जैसा वादा पूरा करने की तरफ सरकार बढ़ रही है। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं और एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर इन वादों को लेकर सरकारें खर्च कितना करती हैं। यह भी बड़ी बात है और इस पर हम आपका ध्यान भी आकर्षित कराना चाहेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरह से और कितना खर्च किस सरकार की ओर से किया जा रहा है। तेलंगाना में 57%, कर्नाटक में 35% और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 72% बताया जाता है। बिहार में अब तक 33,920 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जो कि खर्च करने को लेकर वादे किए गए हैं। ये खर्च कब तक होंगे ये आने वाला समय बताएगा। 2024-25 में टैक्स से कमाई 54,300 करोड़ रुपए थी, जिसका अब तक सरकार के पास वापस कितना आया ये अपने आप में जांच का एक विषय है और इस पर चर्चा करी जानी चाहिए। जो कि क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक महिलाओं से जुड़े चुनावी वादों को पूरा करने में 18 राज्यों की सरकारें 25-26 में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगी। यह भी होने वाला है खर्च, कुछ समय बाद आएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और आगे अगर हम आंकड़ों की चर्चा करें तो जो क्रिसिल रेटिंग है ये वो दर्शाती है महिलाओं पर कितना खर्च किया जा रहा है। अब अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो चुनावी वादों की कीमत तेलंगाना ने कितनी चुकाई, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी कि लगभग हर राज्य में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और वादों को लेकर इनके पीछे खर्च किया गया। चलिए अब चर्चा पर आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा यहां आगे बढ़ाते हैं। शिल्पी जी, आपसे सवाल यह रहेगा कि कांग्रेस भी पीछे नहीं है, वादे तो कांग्रेस भी करती है। जिस तरह के वादे जहां जहां जिस राज्य में मान लीजिए भाजपा ने कोई वादा किया तो कांग्रेस ने भी वादा किया था। 200-500 रुपए का अंतर ही रहा होगा।
देखिए, वादे तो हर सरकार करती है। जी। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हम उससे तो कहीं पर मुकर नहीं रहे हैं। किंतु जहां पर कांग्रेस ने वादे किए, उन्होंने अपने वादों को पूरा किया है। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, बिजली बिल हाफ किया था, और ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि 15 महीने के अंदर ही हमारी सरकार गिर गई थी। माननीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं खोलने की बात करी थी, उन्होंने महाकाल लोक को प्रस्तावित किया था। ये बात अलग है कि फीता काटने भारतीय जनता पार्टी के नेता आ गए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार तो 2 दशक पहले थी। शिवराज सिंह चौहान जी 4 करोड़ का कर्जा छोड़कर चले गए थे। और यदि भाजपा के मुताबिक अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि आपको कर्जा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अगर आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, तो फिर आप ये किश्तों में लाडली बहनों को रुपए क्यों दे रहे हैं? आप 3000 रुपए की किश्त पुख्ता क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि आप चुनावी समर का इंतजार कर रहे हैं। आपको येन मेन प्रकरण इस समय को कैसे भी कर पास करना है, और जैसे ही अगला चुनाव आएगा तो आप फिर से महिलाओं को छलने के लिए 3000 की किश्त की बात ठीक करने है, लग जाएंगे। ठीक है। तो शिल्पी देखिए, जी। भारतीय जनता पार्टी जी। की नीति और जी बिल्कुल। 2 सवाल सीधे तौर पर आपने पूछे हैं कि एक तो कर्ज क्यों लिया जा रहा है और हर बार ये कर्ज क्यों लिया जा रहा है, कुछ ही समय में फिर ले लिया जाता है। दूसरा सवाल कि समय क्यों पास किया जा रहा है, अभी क्यों नहीं किया जा रहा। शिवम जी, सिलसिलेवार तरीके से जवाब दीजिए जरा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आर्थिक स्थिति बेहतर है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को लांघते हुए कोई वादा पूरा करें। हम उसके लिए एक समयबद्ध हमने योजना बना रखी है, उस दिशा में उसी अनुपात में मध्य प्रदेश की सरकार का बजट भी आगे बढ़ रहा है और बाकी चीज़ें भी। और दूसरा, जब कर्ज और ये बात करते हैं, दिग्विजय सिंह की सरकार बहुत पहले थी, तो वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान जब आप कर्ज की बात करते हैं, तो आप उस समय पर मध्य प्रदेश के जीएसडीपी का साइज भी देखिए, जो आज 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का पहुँच चुका है। तो कर्ज और जीएसडीपी के बीच अगर आपको तब और अब के अंतर को समझना होगा, तो आप दोनों के बीच के अनुपात की आप गणना करेंगे, और गणना में जो कर्ज और जीएसडीपी के बीच जो अनुपात इनकी सरकार के दौरान 31.8% का हुआ करता था, वो आज घट करके 27% कम रह गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश ने अभूतपूर्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया, 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई, बिजली का उत्पादन हमारा 50,000 मेगावाट से ज्यादा पहुंचा। हर क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार, सिंचाई का रकबा 56 लाख हेक्टेयर से ज्यादा चला गया। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि शिक्षा की क्रांति हुई, जो विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेशियो है वो 5% से भी कम चला गया। तो ये तमाम चीजें इस दौरान करते हुए हमने कर्ज और जीएसडीपी के बीच जो खाई, जो डिफरेंस होता है, जीएसडीपी तो हमारी एक और बढ़ी रही थी, कर्ज भी बढ़ा, लेकिन कर्ज और जीएसडीपी का बीच का अनुपात कम होता गया। यह दिखाता है कि मध्य प्रदेश में एक बहुत सुदृढ़ आर्थिक स्थिति रही थी, और इनकी आपत्ति कर्ज को लेकर के नहीं है, क्योंकि कर्ज का इनकी भी सरकार थी, ये भी कर्ज लेकर के अपने वादे पूरा कर देते, लेकिन वादा पूरा करने का इनका कमिटमेंट नहीं था। ये लोग सत्ता को भोग का माध्यम समझते हैं। हमारी सरकार ने जो जनता के साथ वादा किया है, कहीं पर भी आज हमारी सरकार यह रोती हुई आपको नजर नहीं आएगी कि हमारे पास धनराशि का अभाव है। हम जितनी भी योजनाएं, जितने भी वादे जनता से करके गए हैं, चुनाव में जाएंगे पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ अपना हम रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे, उसके पश्चात जनादेश को हासिल करेंगे। और ये लोग इस प्रकार की झूठी बातें करते हैं। शिल्पी जी, जिस तरह से शिवम जी ने कहा कि देखिए गड्ढा पहले से खुदा हुआ था, उसको भरते 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 हम काफी आगे निकल आए हैं, और अगर गड्ढा ना होता तो काफी आगे निकल चुके होते, क्या ये ठीक है? देखिए, जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें हैं, उन्होंने जिन आर्थिक हालातों में इस प्रदेश को चलाया है, जिन सामाजिक हालातों में इस प्रदेश को चलाया है, तो 20 साल पहले के मध्य प्रदेश से अगर आप आज की तुलना करेंगे, तो ये तो हमें लगता है कि नाइंसाफी होगी उन सरकारों के साथ में जो जिनके पास अर्थव्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी जितनी की मध्य प्रदेश में आज है। दूसरी बात, जो ये विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो आप एक बार दृष्टि उन आदिवासी अंचलों के ऊपर भी तो डालिए, चाहे वो अलीराजपुर हो, डिंडौरी, झाबुआ, मंडला, अनूपपुर, शहडोल है। वहां की आप शिक्षा व्यवस्था को देखिए, वहां पर आप महिलाओं की स्थिति को देखिए। अलीराजपुर का अगर आप एक ग्राउंड रिपोर्ट मंगाएंगे, तो आज भी बच्चे जो हैं वो तिरपालों के नीचे पढ़ते हैं। उनके पास में शिक्षा के लिए जो है वो सही हालत में भवन भी मुहैया नहीं है। तो देखिए, सरकारी दावे तो बड़े उच्च कुल होते हैं, ये तो तबेले से ताजमहल तक का सफर कर लेते हैं और बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। और जहां तक लाडली बहना योजना की बात है, तो ये कोई ढकी मुंडी बात नहीं है कि ये मोहन यादव जी का ब्रेन चाइल्ड तो था नहीं, ये था शिवराज सिंह चौहान जी का ब्रेन चाइल्ड। और यदि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दबाव नहीं बनाया होता, तो हमें लगता है कि मोहन यादव जी तो शासन में आते ही इस योजना को बंद कर देते।
तो ठीक। भारतीय जनता पार्टी जी। कोई बयानबाजी करती है इस योजना को लेकर। ठीक है, चलिए शिल्पी जी, अगर हम बयानबाजी से आगे बढ़ें, और शिवम जी मैं आपका भी इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अगर हम बयानबाजी से आगे बढ़ें, सियासत से आगे बढ़ें और एक अर्थशास्त्री की बातों को देखें, चूंकि अर्थशास्त्री बीच बीच में बताते रहते हैं कि फ्रीबीज नहीं देनी चाहिए, सरकारें फ्रीबीज देकर बहुत गलत कर रही हैं, जो है जनता के साथ ही धोखा किया जा रहा है अगर जनता को फ्रीबीज के लिए आकर्षित फ्रीबीज की तरफ किया जा रहा है। और जहां तक मुझे याद है शिवम जी, मैं एक बड़ी ही अच्छी संज्ञा दी गई थी भाजपा की ओर से फ्रीबीज को, मैं भूल रहा हूं, अगर आपको याद आता है तो बताइएगा। इस तरह से जी फ्रीबीज देकर, इस तरह से फ्रीबीज, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारत में जो संविधान, जब हम सरकार चलाते हैं उस दौरान हमारे संविधान में एक व्यवस्था है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो सरकार के लिए नीति निर्धारक तत्व हैं, तो हम उसके अनुपालन में योजनाएं चलाते हैं। कोई भी योजना है वह डेवलपमेंटल स्टेट में, अगर हम इस प्रकार की योजना को चला रहे हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ उसको वोट बैंक के चश्मे के साथ कांग्रेस पार्टी देखती है। हम देखते हैं कि उसका अर्थव्यवस्था पर क्या व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। कई बार अर्थव्यवस्था को एक कैटलिस्ट की रूप में कहीं न गति देने के लिए इस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस योजना से सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन हो रहा है? गृहिणी महिलाएं हो रही हैं। वो महिलाएं जो मेहनत तो करती हैं, लेकिन उनके पास जो एक आर्थिक स्रोत होना चाहिए, उनके मेहनत के अनुपात में उनके हाथ में, क्योंकि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो आर्थिक व्यवस्था से बहुत हद तक जुड़ी हुई होती है। तो किसी भी व्यक्ति के पास जब अपना कुछ एक आर्थिक तौर पर मजबूती रहती है तो वह निर्णय में उसकी सहभागिता में ज्यादा सुनिश्चित की जा सकती है। तो हमारी सरकार ने महिलाओं को उनका अधिकार देने का काम किया। जो गृहिणी महिलाएं घरों में मेहनत करती हैं, परिवारों के लिए तमाम तरीके से जतन करती हैं, तो उनको उस अनुपात में सरकार ने उनका कहीं ना कहीं पारिश्रमिक देने का काम किया था। ये कोई फ्रीबी नहीं, फ्रीबी का कल्चर वो था जो ये लोग करते थे, जो सरकारें बनाने के लिए अल्पसंख्यकों को ठेकों में आरक्षण दे देते हैं, जो एससी एसटी वर्ग का हक मार करके अपनी वोट बैंक को देने का काम करते हैं। ये चीजें कांग्रेस पार्टी फ्रीबी करने का काम करती है। ठीक है शिल्पी जी, क्या सिर्फ कांग्रेस ही फ्रीबीज देती है? देखिए, जैसी नजर होती है वैसा नजरिया होता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं में करती है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी वही कर रही है और वो अपनी तरफ से भी कांग्रेस का जवाब देने का प्रयास करने लग जाते हैं। हमने फ्रीबी कल्चर को प्रमोट नहीं किया है, लेकिन जैसा कि शिवम शुक्ला जी कह रहे थे, तो देखिए कांग्रेस पार्टी ने भी महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का प्रयास किया है। हम लोगों ने मुफ्त शिक्षा भी दी है। अगर आप फ्रीबी की बात करते हैं तो शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, तो हमने तो मुफ्त शिक्षा का भी एक प्रावधान शुरू किया था। हमने महिलाओं को आरक्षण देने का भी प्रयास किया था। तो कांग्रेस पार्टी तो महिलाओं के सम्मान समानता के लिए हर जगह पर खड़ी हुई है। ये कोई फ्रीबी कल्चर नहीं है, ये सिर्फ उस जनता को मजबूत बनाने की ओर हमारा एक कदम था। जब हम ऐसे हालातों में सरकार को चला रहे थे, जब प्रदेश उतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो एक तरफ ये खुद ये कहते हैं कि इन्होंने पिछली सरकारों की तुलना में अर्थव्यवस्था को बेहतर किया है, उन्होंने बीमारू राज्य से निकालकर इस प्रदेश को एक विकासशील स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया है। तो फिर इन्हें इस तरह के फ्रीबीज की जरूरत क्यों पड़ती है? इन्हें इस तरह की योजनाओं की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि 5 साल ये लोग धरातल पर तो कुछ करते नहीं है। इन्हीं के मंत्री कहीं पर कह देते हैं कि इनके पास जनता की समस्याएं सुनने का समय नहीं है, कहीं वो कहते हैं कि जनता को भीख मांगने की आदत पड़ गई है। तो जब 5 साल ये जनता का निरादर करते हैं, उनके बीच में जाते नहीं है, तो आनंद फानंद में चुनाव के समय ये इस तरह की योजनाएं घोषणाएं लेकर आ जाते हैं, जो इन्हें फिर से एक पॉलिटिकल माइलेज का काम करती है। और जब 5 साल कांग्रेस प्रश्न करती है तो ये उनके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह से देखिए हमने अभी फ्रीबीज को बात करी, और बड़ी अच्छी बात है कि कांग्रेस और भाजपा की ओर से, शिवम जी मैं आपको भी और शिल्पी जी आपको भी बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। बड़ा ही अच्छा बचाव किया आपने, फ्रीबीज को लेकर किया हो या रेवड़ी को लेकर किया हो। मैं आगे बढ़ूंगा। शिवम जी, सवाल कि जो महिलाएं हैं उनका एक क्राइटेरिया तय किया गया था जब ये योजना की घोषणा की गई थी। अब हम देख रहे हैं हर महीने या हर बीतते महीने के साथ, हर आती किश्त के साथ महिलाओं की संख्या कम हो रही है, नई महिलाएं जुड़ नहीं रही हैं। कांग्रेस का भी ये आरोप रहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या चुनाव आएगा तो फिर से जो है पोर्टल खुल जाएगा?
देखिए, समय समय पर उस पोर्टल को खोला जाएगा। अभी योजना को चलते हुए तकरीबन 2 वर्ष का समय हो गया है। योजना के व्यापक प्रभावों पर समीक्षा की जाएगी, किस प्रकार से समाज को इसने दिशा देने का काम किया, और जो हर्ष का वातावरण है, तमाम चीज़ों को देखते हुए इस योजना को पुनः से इसके लिए नए रजिस्ट्रेशन भी शुरू किए जाएंगे। और पात्रता के लिए तो बहुत प्राथमिक स्तर पर ही इसमें नियम कायदे स्थापित किए गए थे, तो उसको तो लगातार उस तमाम चीज़ को उसके अनुरूप ही राशि का वितरण होना है। एक्सचेकर है, पब्लिक एक्सचेकर है, तो उसमें जो क्राइटेरिया सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है उन्हीं तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, उन तक लाभ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन शिवम जी ने ये नहीं बताया कि क्या पोर्टल कब से खुल सकता है। नहीं, देखिए, सरकार उस दिशा में काम कर रही है। व्यापक तौर पर विचार करने के पश्चात जो भी पात्र श्रेणी की महिलाएं हैं उनको भविष्य में सम्मिलित करके इस योजना का हर संभव लाभ दिया जाएगा। बिल्कुल, पोर्टल खुलेगा, लेकिन अभी तारीख का पता नहीं है। शिल्पी जी, क्या लगता है कब तक ये पोर्टल खुलेगा और महिलाओं का नाम जुड़ेगा? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव आते आते पोर्टल भी खुलेगा, महिलाओं के नाम भी जुड़ेंगे। सरकार जो विचार विमर्श करने में 2 साल 3 साल गुजार चुकी है, आने वाला समय भी वो गुजार देंगी, और ऐसे ही वो धीरे धीरे जो राशि है वो टुकड़ों में देती रहेगी। हम आपको बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि ये सरकार हो चाहे सरकार के प्रवक्ता हो, ये लोग लाडली बहना योजना पर पूरी बयानबाजी करते हैं। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कोई स्पष्ट वक्तव्य तो दे नहीं पा रहे हैं कि पोर्टल कब खुलेगा। अभी तक सरकार इसके ऊपर विचार विमर्श ही कर रही है। 2 साल लग गए इनको विचार करते हुए, तो अभी 3 साल और लगेंगे इनको विचार करने में। और जैसे ही आगामी विधानसभा चुनाव आएगा तो आप निश्चित तौर पर देखिएगा पोर्टल खुलने लग जाएगा। महिलाओं के जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो बकायदा बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे, और 3,000 रुपए की राशि भी उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी, ताकि अगला विधानसभा चुनाव भी वो पुनः उसी तरह जीत पाए जैसे पिछला जो जीता था। शिवम जी, चूंकि मध्यांतर होने जा रहा है और हम चर्चा के आखिर में हैं, तो 2 सवाल खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपना जो है यहां से प्लान बनाया, मध्य प्रदेश में जीत मिली, उसके बाद अलग अलग राज्यों में इसी तरह की हमें योजनाएं देखने को मिली और भारतीय जनता पार्टी अच्छे खासे मार्जिन से वहां जीती है। क्या, सबसे पहला सवाल, क्या यह योजना यूं ही चलती रहेगी? और दूसरा सवाल, क्या ये जो 3,000 की राशि है, जब तक 3,000 पहुंचेंगे, क्या चुनाव आते आते ये राशि और बढ़ जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार इस राशि को बढ़ाने के लिए हर संभव तरीके से प्रयास किया। हम तो चाहते हैं कि महिलाओं को उनकी पारिश्रमिक के अनुरूप में ही मानदेय भी दिया जाए। सरकार उस दिशा में लगातार काम कर रही है। हमारे मध्य प्रदेश में भी आप देखिएगा किस स्तर का व्यापक इन्वेस्टमेंट आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिशा में भी काम कर रहे हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति है, वो और ज़्यादा मजबूत होगी, और उसका हम सीधा लाभ हमारी महिलाओं बहनों को इसी प्रकार से लाभान्वित करने का काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि यह योजना अनवरत जारी रहेगी। मध्य प्रदेश की बहनों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, अपने भैया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ है। कांग्रेस पार्टी ने तरह तरह से इनको गुमराह करने का काम किया महिलाओं को। कभी बोला लोकसभा तक योजना चलेगी, कभी बोला विधानसभा के बाद बंद होगी, लेकिन इनके तमाम दावे जमीन पर फिसड्डी साबित हुई है, और यह योजना सफलतापूर्वक लगातार मध्य प्रदेश की बहन बेटियों को लाभ पहुंचाने में आगे बढ़ी है। ठीक है। शिल्पी जी, जब इस तरह की योजनाओं की बात आती है, आरोप लगते हैं कि देखिए जो सरकारी खजाना है उसको इन योजनाओं में खपाया जा रहा है, इसका सही उपयोग भी हो सकता था। अगर जैसे हम बात कर रहे हैं लाडली बहना योजना की, एक फ्री राशन वाली भी बात आती है, फ्री राशन स्कीम है, इसको लेकर कई बार यह भी आरोप लगते हैं कि देखिए जो गरीब हैं उन्हें पंगु जानबूझकर बनाया जा रहा है ताकि वह मेहनत ना करें और सरकार से सवाल ना करें। क्या यह ठीक है? देखिए, हम किसी भी तरह की सरकारी योजना का विरोध नहीं करते हैं। हमें लगता है कि यदि हमें प्रदेश को विकसित बनाना है तो उसमें सत्ता और विपक्ष की एक संतुलित भागीदारी होनी चाहिए। किंतु जिन योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी आती है, पहली बात तो उन्हें उन वायदों पर खरा उतरना चाहिए, प्रदेश की जनता के साथ छल नहीं करना चाहिए। और जो दूसरी बात आपने किया वो बहुत ही स्वागत योग्य और बेहतरीन प्रश्न है। हम तो बिल्कुल कहेंगे कि आप प्रदेश की जनता को सक्षम बनाइए, प्रयास ये करिए कि महिलाओं को और जो हमारे पुरुष हैं, युवा हमारे बच्चे हैं इस प्रदेश के, उनको योजनाओं पर निर्भर कम रहना पड़े, बल्कि वो शिक्षा की ओर अग्रसर हो, वो आत्मनिर्भर बने, उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि वो मध्य प्रदेश को और बेहतर रूप से विकासशील बना सके। और इन योजनाओं को धीरे धीरे कर
भूमिगत कर दिया जाए, ताकि हमें प्रदेश में ऐसी आवाम की आवश्यकता ही ना पड़े जिनको बेरोजगारी के चलते या फिर जिनको अपने परिवार को चलाने के लिए या स्वयं आत्मनिर्भर बनने के लिए इस तरह की योजनाओं पर आश्रित रहना पड़े। जी ठीक है। चूंकि हम चर्चा के आखिर में हैं, शिवम जी एक बार फिर से आपसे, जैसा कि शिल्पी जी ने तो प्रेडिक्शन कर ही दिया है कि चुनाव जैसे ही आएगा तो पोर्टल भी खुल जाएगा और नए नाम भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे, हो सकता है राशि भी बढ़ जाए। शिवम जी, ये जांच रिपोर्ट आखिर कब तक आप तक आ जाएगी और कब तक हम जो बहनें हैं जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं वो आशा लगा सकती हैं कि देखिए अब हमें भी लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मध्य प्रदेश में एक एक पात्र महिला तक इस योजना का राशि पहुंचे। प्रधानमंत्री जी हमारी योजनाओं के 100% सैचुरेशन की बात करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार का भी वैसा ही कमिटमेंट है। पोर्टल को खोलने को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार समीक्षाएं की हैं और इस दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कांग्रेस पार्टी भी उन राज्यों में आजमा ले, जनता का विश्वास इनके ऊपर नहीं। हमारी एक नहीं अनेकों ऐसी श्रृंखलाबद्ध योजनाएं हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमारी सरकार के ऊपर जनता का विश्वास है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी जन कल्याण के भाव को साथ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश की जनता के हित में व्यापक ऐसी योजनाएं जितनी भी आवश्यकता है वो चलाने का काम हमारी सरकार करेगी। ठीक है। सिंपी जी, आखिरी सवाल आपसे। कांग्रेस ने ये योजना अपनाई थी और कांग्रेस ने फॉर्म भी भरवाए थे कि देखिए फॉर्म भर दीजिए, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस योजना का लाभ देंगे। आने वाले समय में क्या कांग्रेस इस योजना का फिर से इस योजना पर अमल करेगी? क्या ये योजना को फॉलो करेगी या फिर कोई नया प्लान लेकर आएगी? देखिए, अभी तो ये भविष्य के गर्त में रहेगा, क्योंकि पिछली बार माननीय कमलनाथ जी जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे तो ये उनका ब्रेन चाइल्ड भी था, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, जहां पर वो महिलाओं को स्वावलंबी बनाना चाहते थे और जिसके तहत वो नारी सम्मान योजना लेकर आना चाहते थे। किंतु आने वाले चुनाव में कांग्रेस किस मैनिफेस्टो के साथ में आती है और किन संकल्पों के साथ चुनाव में उतरती है वो तो भविष्य ही निर्धारित कर पाएगा। परंतु हाँ, हम ऐसी हर योजना को लाना चाहते हैं इस प्रदेश के लिए जो हमारी बहनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबन दे सकता है। और साथ ही जैसा दिग्विजय सिंह जी की सरकार में हमने महिलाओं की शिक्षा पर उनको रिजर्वेशन देकर, ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि अभी फिलहाल ये भविष्य के गर्त में है, अगर हम शिवम जी की बात माने तो ये भी भविष्य के गर्त में है कि 3000 कब तक हो जाएंगे, और अगर जैसा चुनाव की बात करें तो वह तो भविष्य में होगा ही। फिलहाल आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। शिवम जी बहुत शुक्रिया आपका, सिंपी जी बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से योजना चल रही है अब तक अच्छे रुझान सामने आए हैं महिलाओं की तरफ से और काफी बेहतर माहौल हमें देखने को मिला है। जब 1500 रुपए बहनों को मिलने शुरू होते हैं उसके बाद देखना होगा क्या स्थिति बनती है। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।